नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी जेबीटी एंट्रांस 2026 जो आज आपकी परीक्षा होनी है उसके लिए फाइनल टेस्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ। साथियों, इसका पहला क्वेश्चन है कि भाई दो ना पाई किस आंदोलन का नारा था। आज थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है वो कवर कराने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो भाई दो ना पाई जो है वो आपके किस आंदोलन से जुड़ा था। तो ये नारा जो है वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इससे जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब हुआ था। तो देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 से, और ये शुरू हो गया था आपका मार्च 1930 से, डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने चलाया। आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1920 में होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ चला था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और 1905 में ही भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था। साथियों, खादी आंदोलन भी क्या भारत में चला था, तो स्वदेशी आंदोलन का ही एक अंग था खादी आंदोलन। तो तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और भाई दो ना पाई दो ये जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख नारा था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो अगर बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी का जो गठन हुआ था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 1948 में एनसीसी का गठन होता है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 16 जुलाई 1948, क्या बोलेंगे आपका 16 जुलाई 1948 को एनसीसी का गठन होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स, क्या है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है वो क्या है आपका एनसीसी का आदर्श वाक्य है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, उसी प्रकार एनसीसी की बात करें तो एनएससीसी की तो बात कर ली, अब एनएसएस की भी बात कर लेते हैं। तो जब भी एनएसएस की बात करें तो एनएसएस की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1945। तो 24 सितंबर 1945 को क्या हुआ था, तो 24 सितंबर 1945 को आपका 24 सितंबर 1969 को किसकी स्थापना होती है, एनएसएस की स्थापना होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो 24 सितंबर 1969 को एनएसएस की स्थापना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो यंग बंगाल के जो संस्थापक हैं वो थे आपके हेनरी विवियन डेरिजियो। हो सकता है ये क्वेश्चन आज आ जाए। तो हेनरी विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक है। आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा भारत में जो है वो बहुत बेहतरीन क्रांति लाई गई थी। भारत में आत्म सम्मान आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था किसने, रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा तो रामकृष्ण मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का एंट्रांस में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका 1897 के आसपास, 1797 या 1797 के आसपास जो है वो किसने की, तो याद रखना है 1897 के आसपास की थी। किसने, स्वामी विवेक। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण था, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आचार्य केशव चंद्र सेन जो इन्होंने भारतीय ब्रह्मा समाज, एक तो था खाली ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में। किसने, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। लेकिन जो आचार्य केशव चंद्र सेन है उन्होंने 1866 में ब्रह्मा समाज में जैसे उनके मतभेद हो गए तो उन्होंने भारतीय ब्रह्मा समाज बना दिया। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाता है। उसी प्रकार आपका कई बार पूछा गया है, एंट्रांस में पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की, तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसी प्रकार आपका प्रार्थना समाज,
तो एक प्रार्थना समाज भी था, इसको भी आज आपने याद रखना है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 में। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एंट्रांस में ही ये भी पूछ सकता है कि आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो की ज्योतिबा फुले। किसने की? ज्योतिबा फुले। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो अपना मोहनजोदड़ो है वो आपका पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसकी खोज जो है वो 1922 के आसपास हुई है और इसकी खोज की है राखल दास बनर्जी। किसने की है? राखल दास बनर्जी ने आपकी खोज की है। किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की खोज की है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो आपका सिंधु नदी के किनारे। उसी प्रकार आपका जैसे बात करें हड़प्पा की, तो जब भी बात करता हूँ हड़प्पा की, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। इसीलिए हड़प्पा को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में हुई है। हड़प्पा जो आपका रावी नदी के किनारे है, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा की जो खोज है वो की है राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो स्पीकर होता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत जो है, उसका वोट जो है वो कैसा होता है? तो उसका वोट कास्टिंग वोट माना जाता है, निर्णायक मत माना जाता है। साथियों भारत की जो लोकसभा की जो प्रथम अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आपके एंट्रांस परीक्षाओं में, बार बार आपकी टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जीवी मावलंकर। तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपके जीवी मावलंकर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत निर्णायक मत होता है। किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद नंबर 100 का जो 1 है उसी के तहत उसको संविधान के अनुसार जो है वो क्या है, ये रूल है कि वो जो है वो निर्णायक मत, जब वोटिंग बराबर हो जाए दोनों पक्षों की, तो निर्णायक मत जो देगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों अध्यक्ष का निर्णय ही जो है वो ये होता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं बिल है। तो किस बिल को, कौन सा ऐसा जो है वो व्यक्ति होता है लोकसभा में जो धन विधेयक बताता है या नहीं बताता है, तो वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो वर्तमान में भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है आपके ओम बिरला। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अच्छा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार का नाम आपको जरूर याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 93 जो है वो लोकसभा में सदस्यों का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की बात करता है। ये अधिकार देता है कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष चुन सकता है, एक उपाध्यक्ष चुन सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना पद जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, अपना त्यागपत्र, और लोकसभा का उपाध्यक्ष वापस अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 94 में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। इन दोनों को अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। तो राष्ट्रपति इनको बुला सकता है, और इनको जो त्यागपत्र होता है तो इनको त्यागपत्र कौन देता है? तो त्यागपत्र जो इनको देंगे वो कौन देंगे? तो त्यागपत्र इनको देता है आपका कौन? तो त्यागपत्र जो इनको देगा वो देगा आपका जो आपको संसद का जो संयुक्त अधिवेशन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में। तो जी अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की?
तो वो कांगड़ा के राजा जिनके द्वारा सुजानपुर टीरा की स्थापना की जाती है तो वो थे अभय चंद। अभय चंद के द्वारा 1748 या 1758 के आसपास यहाँ पे स्थापना की जाती है आपके किसकी, आपके सुजानपुर टीरा की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभय चंद की बात करें तो इनके द्वारा सुजानपुर टीरा की स्थापना यहाँ पे की गई थी और इनके द्वारा ही जो है वो सुजानपुर की पहाड़ियों और दुर्ग में महल भी बनवाए गए थे, जिसे सुजानपुर टीरा महल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपका जो सुजानपुर शहर है, उस शहर की स्थापना किसने की? तो अगर सुजानपुर शहर की बात करें, देखिए सुजानपुर जो शहर है इसकी स्थापना की थी घमंडचंद ने, ठीक है। और घमंडचंद भी ऑप्शन में है। अगर शहर पूछेगा तो आपका क्या है, घमंडचंद आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सुजानपुर टीहरा की बात करें तो टीहरा की जो स्थापना की थी वो अभय चंद के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है साथियों। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया? तो कांगड़ा के जो राजा होते थे संसार चंद ने ही सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बात हमीरपुर की हो रही है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका जो विलियम मूलक्राफ्ट है उसने सुजानपुर टीरा की जो है वो आपकी यात्रा कब की? तो 1820 में विलियम मूलक्राफ्ट के द्वारा आपकी हम सुजानपुर टीरा की यहाँ पे यात्रा की जाती है। उसी प्रकार आपका हमीरपुर की स्थापना किसने की? तो हमीरपुर की स्थापना जो हमीर चंद ने की, जो कि कांगड़ा के उस समय शासक हुआ करते थे। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाते हैं। तो हमीर चंद ने जो है वो हमीरपुर की स्थापना की थी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साथियों कई बार पूछा जाता है कि महल मौर्य कहाँ पर है? तो महल मौर्य भी आपका हमीरपुर में। महल मौर्य में क्या हुआ था? तो महल मौर्य में संसार चंद और आपका जो गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा ने संसार चंद को महल मौर्य में हराया था, जो कि वर्तमान में हमीरपुर में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, परीक्षाओं में तमाम बातें पूछी जाती हैं। अच्छा, हमीरपुर कब से कब तक सिखों के नियंत्रण में था? तो 1806 से 1846 तक हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में था और 1846 में जो ये अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। तो ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखना है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और जो बात परीक्षाओं में बार बार पूछी जाए उन बातों को डिटेल से याद रखना है। साथियों दियोटसिठ बाबा बालकनाथ का मंदिर भी आपका हमीरपुर में है, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। NIT आपका हमीरपुर में है, HPRC आपका हमीरपुर में है, गसोता मेला आपका हमीरपुर में लगता है, पिपलू मेला आपका हमीरपुर में लगता है, शायर मेला एक होता है, एक शायर मेला अलग, एक शायर मेला हमीरपुर में भी होता है। तो तमाम बातें तमाम चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया है। साथियों कुलदीप सिंह पठानिया चंबा के बटियात से आते हैं। ये जो है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है। साथियों कुलदीप सिंह पठानिया अध्यक्ष है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष है पंडित जयवंत राम। क्या नाम है? पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, उनका नाम है विद्या स्टोक्स। तो विद्या स्टोक्स का नाम आपको जरूर याद रखना है कि विद्या स्टोक्स हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्षा है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और जब बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी 15 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मंडी में 10 है, शिमला में 8 है। तो कांगड़ा 15, मंडी 10, आपका शिमला 8। मेरे दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 5-5 सीटें हैं। सोलन में भी 5, सिरमौर में भी 5, चंबा में भी 5, हमीरपुर में भी 5, ऊना में भी 5। तो याद रखना है सिरमौर और सोलन, हमीरपुर और ऊना और साथ में चंबा, इन 5 जिलों में विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। अच्छा, 4-4 सीटें कहाँ पर है? तो बिलासपुर और कुल्लू। तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की आपकी 4-4 सीटें हैं। ये बात आपको डिटेल से
बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, यहाँ पे विधानसभा की एक एक सीट है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम बातें परीक्षा में पूछी जाती है और ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हर एक बात को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? देखिए, इंद्रहार दर्रे की बात है किस श्रेणी में पूछा गया। इस बार श्रेणी वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रहार दर्रा किस श्रेणी में है। तो इंद्रहार दर्रे की जब भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंद्रहार दर्रा जो है आपका जास्कर श्रेणी में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जब भी मैं बात करता हूँ इंद्रहार दर्रे की, तो जो ये इंद्रहार दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 43-20 मीटर की ऊंचाई पर है इंद्रहार दर्रा। और ये किससे किसको जोड़ता है, अलग करता है? तो ये कांगड़ा को भरमौर से अलग करता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि जास्कर ना होकर पीर पंजाल भी हो सकता है, लेकिन 43-20 मीटर की हाइट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जास्कर पर ही होगा। तो साथियों, माफ़ी चाहूँगा, इंद्रहार जो दर्रा है वो आपके धौलाधार में है, क्योंकि धौलाधार की ऊंचाई 4500 मीटर के आसपास है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रहार दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ऊंचाई 43-20 मीटर है। पेपर में आ सकता है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो जब भी बात करें कुंजुम दर्रे की, तो कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 45-20 मीटर है। तो लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा है आपका कुंजुम दर्रा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। पेपर में पूछा गया था कुगती दर्रा हिमाचल में कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें कुगती दर्रे की, तो कुगती जो दर्रा है वो आपका कहाँ पर है? तो जब बात करें आपके कुगती दर्रे की, तो कुगती दर्रा जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कुगती दर्रे की। तो कुगती दर्रा आपका कहीं ना कहीं आपका चंबा जिले में आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार आपका सांच दर्रा, सांच दर्रा, अच्छा, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है कुगती दर्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुगती दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो चंबा का जो भरमौर है और लाहौल स्पीति है। तो लाहौल को भरमौर, तो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ने वाला दर्रा है आपका कुगती दर्रा। याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, दराटी दर्रा, दराटी दर्रा और सांच दर्रा दोनों याद रखने हैं। दराटी दर्रा और दूसरा है आपका सांच दर्रा। दराटी दर्रा साथियों और आपका सांच दर्रा दोनों के दोनों चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे हैं दराटी दर्रा और सांच दर्रा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। और जो बातें परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उन बातों को डिटेल से याद रखना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। तमाम बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा मंडी को जम्मू से जोड़ता, मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और दुलची दर्रे की जब भी मैं बात करता हूँ, दुलची जो ये दर्रा है इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है? 27-88 मीटर है। आपका कई बार पूछा गया है कि लाहौल को भरमौर से और कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला एक दर्रा और है जिसका नाम है कालीछो दर्रा। तो कालीछो दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुगती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दो दर्रे मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार लाहौल को भरमौर से छोबिया दर्रा भी जोड़ता है, आपका कुगती दर्रा भी जोड़ता है, आपका कई बार पूछा गया दुग्गी जोत भी दुग्गी दर्रा भी जोड़ता है। तो सभी लाहौल को भरमौर से जोड़ रहे हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कवर कराने आया हूँ। तो अगली बुक है कि उसने कहा था, किताब किसने लिखी? तो उसने कहा था जो ये बुक है वो लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उनकी एक फेमस बुक है जिसने फेमस रचना है जिसका नाम है उसने कहा था। ये हिंदी साहित्य का मील का पत्थर मानी जाती है। उसी प्रकार आपका ऑप्शन में दिया है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा कामायनी कई बार पूछा गया सीधा क्वेश्चन कि कामायनी के रचयिता कौन है? आपके आंसू किसकी रचना है? आंसू, आंसू के अलावा आपका झरना, झरना के अलावा आपका स्कंदगुप्त और आपका चंद्रगुप्त, ये सभी के राइटर कौन है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मैं बात करता हूँ, माफ़ी चाहूँगा साथियों, जो मैंने अभी आपको बताई थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी, आंसू, झरना, स्कंदगुप्त, स्कंद चंद्रगुप्त। अब आप कितना पकड़ पा रहे हो ये आप मेरी गलती से अंदाज़ा अगर आपने लगा दिया होगा तो उसी टाइम आपको पता लग गया होगा, ये मैंने ट्विस्ट करा है कि आप कितने जो है वो आप एक्टिव हो। अगर मैंने यहाँ पे गलत बोला है तो आपने सही करना था। तो जयशंकर प्रसाद जो है, जो जयशंकर प्रसाद है उनके द्वारा लिखा गया है क्या, उनके द्वारा कामायनी, कामायनी उनका महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का आंसू है, झरना है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। अच्छा, बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके बारे में मैंने अभी तक थोड़ा सा गलत बताया था, इनके द्वारा लिखी गई है अनामिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है। अनामिका के अलावा परमिल, परमिल किसकी है, तो परमिल भी आपके किसकी है, तो परमिल भी आपके इन्हीं की है। ठीक है, तो परमिल भी आपके किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आपकी कुकुरमता, टेट में आ सकती है कुकुरमता, तो कुकुरमता किसकी है, तो कुकुरमता भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है साथियों। उसी प्रकार आपका बात करें मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की है आपकी गोदान, गब्बन, करम भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की है गोदान, गब्बन, करम भूमि, रंग भूमि और आपका सेवा सदन और निर्मला। ये सभी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। आपका भारत, भारत भारती, साकेत और यशोधरा, तो भारत भारती, साकेत और यशोधरा आपका मैथिली शरण गुप्त की है। कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है आपका कुरुक्षेत्र किसकी है, तो कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर की है। आपका निर्जा, निर्जा आपका सॉरी रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र उर्वशी, उर्वशी कई बार पूछी गई है, तो कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। महादेवी वर्मा की है, यामा है, निर्जा है, दीपशिका है, अतीत के चलचित्र हैं। तो तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन की है मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला। ठीक है, तो आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका एक व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव और चिदम्बरा, तो पल्लव और चिदम्बरा के जो राइटर है वो सुमित्रा नंदन पंत है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 1952 में। और याद रखना है इस विधानसभा में जो है वो 36 सीटें उस समय थी। जब प्रथम बार विधानसभा बनी थी तो कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो मात्र और मात्र 36 थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 24 मार्च 1952 को जो बने वो बने थे डॉक्टर YS परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बागथर नामक स्थान से संबंध रखते थे। तो ये तमाम बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। देखिए 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 123 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 123 है, लेकिन किस जिले का 12 में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो है हमीरपुर का। हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 407 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के पीछे 407 लोग रहा करते थे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का है, 2 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व तो 123 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो लिंग अनुपात है आपका 972, मतलब कि पुरुषों की तुलना में 972 महिलाएं हिमाचल में रहती है। और साक्षरता दर है 82.80%। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के एंट्रांस के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो भी हमीरपुर है। 89% लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं। और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो चंबा का है, मात्र और मात्र 72% है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, परीक्षाओं में हर एक क्वेश्चन काम आने वाला बन जाएगा, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। हमीरपुर का साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशो 1095 है, ये भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। और आपका बात करें आपका जनसंख्या घनत्व का, ये भी सबसे ज़्यादा किसका है, हमीरपुर का है। तो हमीरपुर ही सब चीज़ों में आगे है। ऑप्शन आपको ये ज़रूर याद रखना है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का किस जिले का लिंग अनुपात जो है, अगर सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है तो सबसे कम किसका है? तो किन्नौर का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। बोले भैया कितना है? तो किन्नौर का जो है आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, किन्नौर का मात्र और मात्र आपका अगर है तो 819 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 30 अप्रैल 1977 को हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया तो ये आपका कब तक चला? तो ये चलता है 30 अप्रैल 1977 से आपको याद रखना है 22 जून 1977। तो इसको आप फास्ट मोड में भी देख सकते हो, जो ये वीडियो मैंने डाली है। और जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो भारत में हिमाचल के उस समय जो है वो जो मुख्यमंत्री थे वो शांता कुमार थे, जो कि हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दूसरी बार लगा था 15 दिसंबर 1922 से आपका 3 दिसंबर 1922, ठीक है, 3 दिसंबर 1993। माफ़ी चाहूँगा आपसे, तमाम साथियों से माफ़ी चाहूँगा। पहली बार लगा था आपका 15 दिसंबर 1992 से आपका 3 दिसंबर, 1 साल के लिए मान लो 3 दिसंबर 1993, ठीक है। और पहली बार लगा था 1977 में ही और ख़त्म भी हुआ था 1977 में ही, ठीक है। मतलब कि 30 अप्रैल से 22 जून 1977 और दूसरे बार लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपका पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। इसके अलावा किन्नौर में और कौन कौन से हैं? तो किन्नौर की जब भी बात करें तो किन्नौर में रूपी भाभा के अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो रक्षम चितकुल कहाँ पर है? किन्नौर में है। लिप्पा आश्रम कहाँ पर है? किन्नौर में है। अच्छा उसी प्रकार आपका कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू में कौन कौन से हैं? तो कुल्लू में आपका कन्वर वन्यजीव अभयारण्य है, कोखन कुल्लू में है, मनाली वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है और आपका कायस वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है। कुल्लू के अलावा जब भी बात करें चंबा की तो चंबा में है गैमगुल सिहावई, कुक्ती चंबा में है, तुंढा चंबा में है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। काला टॉप खजियार चंबा में है। आपको तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। हिमाचल का सबसे बड़ा जो है वो आपका किब्बर है। किब्बर आपका कहाँ पड़ता है? तो किब्बर आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और लोकसभा में अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो राहुल गांधी है। तो लोकसभा में राहुल गांधी और आपके जो राज्यसभा में है वो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे जाकर ये बीजेपी पार्टी बनी थी, लेकिन पहले बनी थी ये जनसंघ पार्टी। तो 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। लेकिन बाद में ये 1980 में यही दल जो जनता पार्टी के रूप में पुनर्गठित हुआ और फिर ये बना था भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। देखो ऑप्शन में सब कुछ सेम है और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें संस्थापक सदस्य देश 51 देश थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की तो इसके वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। याद रखना है, कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगर ये नाम आ गया तो गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक रक्त समूह, मतलब कि तो O नेगेटिव जो है उसको सार्वभौमिक जो है वो, या ब्लड ग्रुप O जो है इसको क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक। यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को जो है वो क्या दे सकता है? रक्त दे सकता है। लेकिन जो AB पॉजिटिव है वो क्या है? सर्वदाता है।
सर्वदाता तो ओ नेगेटिव है, लेकिन ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तमाम साथियों, तमाम बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं तमाम बातों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी आपकी राजगृह थी। मगध पर बहुत सारे राजाओं ने शासन भी किया था। ये तमाम बातें आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो 1888 के आसपास अनाडेल से हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, इसको नियमित जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार भारत में जो जनगणना करवाई थी वो 1872 में किसने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन ये 10 वर्ष वाली जनगणना कराई थी लॉर्ड रिपन ने 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका शोरा, अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। अमेरिका की संसद को जो है वो कांग्रेस कहा जाता है। इंग्लैंड की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। जापान को चलो डाइट बोल दिया, ठीक है, मान लिया। जर्मनी को बुंडस्टैग कहा जाता है, ठीक है। आपका कनाडा की संसद को संसद ही कहते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत होती है। पाकिस्तान में होती है मजलिस ए शूरा, और अफगानिस्तान में तो शोरा ही होता है, ठीक है। आपका ईरान में होती है मजलिस, ठीक है। और जो ईरान है, ईरान में मजलिस होती है और इजराइल में होती है नेसेट। तो कुछ भी बोल दिया है, आपको हर एक बात याद होनी चाहिए। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार याद रखना है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि वो की थी ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना 24 सितंबर, याद रखना है, 24 सितंबर 1973 को की थी। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये बात आपको याद रखनी है। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं, तो वर्तमान में 193 देश और 193 देश है दक्षिणी सूडान। तो तमाम बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही 21 अप्रैल 1853 को भारत में 21 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे चली थी। ये रेल जो चली थी वो आपके चली थी कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, इसलिए इनको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा ही भारत में हड़प की नीति भी लाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे जुड़ी है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ी है। आपकी जो दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है वो कौन सी क्रांति है, तो दुग्ध उत्पादन से जुड़ी आपकी श्वेत क्रांति। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो भोर का जो तारा कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसी ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। साथियों, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे गर्म ग्रह है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है। उसी प्रकार लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। और आकार वाइज सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। तो द गाइड के लेखक हैं आपके R.K. नारायण, ये भी आपको जरूर याद रखना है। मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम केरल का लोक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के अलावा कथकली, तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों केरल में किए जाते हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 में सबसे पुराना भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा खाली कथक यूपी में किया जाता है। आपका सत्रिया जो है वो कहाँ पे किया जाता है, तो सत्रिया की बात करें तो सत्रिया जो है आपका असम में किया जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर माफ़ी चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। संविधान पेश किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो तमाम बातें याद रखना। इसको पारित किया था
22 जनवरी 1947 को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमें बचाती है। और उसी प्रकार आपका जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई यहाँ पे 18 से 50 किलोमीटर है और ये यहीं पर ये वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तमाम बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं होती है। सबसे भारी मंडल आपका बहिर्मंडल मंडल है और आयन मंडल वो है जिसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो पाए जाते हैं। तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं और सितार बजाने के लिए 1999 में नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न इनको मिल चुका है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सभापति एस राधाकृष्णन है ना, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में है। तो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में क्या है? राज्यसभा के स्पीकर है, सभापति, क्योंकि वही वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं और सितार बजाने के लिए 1999 में इनको क्या मिला है? आपका भारत रत्न मिला है। साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि शहनाई कौन बजाते? तो बिस्मिल्लाह खान आपकी शहनाई बजाते, जिसके लिए उनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं। तो साथियों, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हमने तो ये भी देख लेते हैं। तो ओजोन परत आपके कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। बाकी सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। राधे राधे, हर हर महादेव।